नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां 3 अलग-अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी में जहां हम बात करेंगे खुले में रखे अनाज को बर्बाद होने से बचाने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम की नई पहल के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में बात होगी पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर। इसके अलावा कामयाब किसान में मिलवाएंगे जैविक खेती करने वाले एक कामयाब किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं पहला सेगमेंट खेती किसानी। बारिश खेतों में लगी फसल के लिए तो काफी फायदेमंद होती है, लेकिन यही बारिश अगर कटी हुई या फिर खुले में भंडारित फसल पर गिरे तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है और इस वजह से हर साल लाखों टन अनाज खराब हो जाता है। किसानों की इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम एक अहम कदम उठाने जा रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। 1957 में स्थापित किए गए केंद्रीय भंडारण निगम करीब 64 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। ये अपनी सेवाओं और जिम्मेदारियों में लगातार इजाफा कर रहा है, जिससे किसानों को और सहूलियत मिल सके। इस ओर मंत्रालय और केंद्रीय भंडारण निगम ने एक और बेहतरीन कदम उठाया है, जिसके तहत आने वाले फसल का भंडारण खुले में करने के लिए किसान मजबूर नहीं होंगे। केंद्रीय भंडारण निगम भंडारण क्षमता में इजाफा करते हुए 5000 टन की जगह 6200 मीट्रिक टन भंडारण करेगा। साथ ही एक स्टेप में पहले 140 टन अनाज भंडारित किया जाता था, उसे बढ़ाकर 174 टन कर दिया गया। इस पहल से देश भर में करीब 200 लाख मीट्रिक टन की क्षमता तक अनाज का भंडारण किया जा सकेगा। इस शानदार पहल से अनाज को बर्बाद होने से तो बचाया ही जाएगा, साथ ही अनाज वितरण को भी सुचारू रूप से पूरा किया जा सकेगा। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का 59वां 59th एनुअल जनरल मीटिंग था, जिसमें सारे अंशधारी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विभाग अध्यक्ष के बीच में यह एजीएम संपन्न हुआ। अब मैं आपको आने वाले समय में जो फसल आने वाला है उससे भंडारण के संबंध में बतलाना चाहूँगा। सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और वह स्टेप है कि खुले जगह पर कोई भी अनाज अब रखा नहीं जाएगा, जिसको हम कैप स्टोरेज बोलते हैं, कवर्ड एंड प्लिंथ स्टोरेज, उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। लेकिन साथ ही हमने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिससे कि हम जिस गोदाम में पहले 5000 टन माल रखते थे, उसमें हम अब 6200 माल 6200 मेट्रिक टन माल रख सकते हैं। और उसकी हम लोगों ने एक स्टैक में जो 140 टन माल रखते थे, अब 174 टन रख रहे हैं। लगभग इसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में जो पब्लिक वेयर हाउसेज हैं, लगभग 200 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी बिना किसी खर्च के बढ़ गई है। और हम लोग साथ साथ यह कोशिश कर रहे हैं, जो पुराना माल पड़ा हुआ है हमारे पास सेंट्रल पूल स्टॉक का, उसको कैसे समय से वितरण कर दें, जिससे आने वाले समय को रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं हो। और जब रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं होगा तो निश्चित रूप से वह समय पर जब उनको मूल्य मिलेगा उसको बेचेंगे और उससे उनको किसी भी मूल्य के रूप में, उस अनाज के मूल्य का उनको किसी ज़बरदस्ती भंडारण की व्यवस्था नहीं रखने की वजह से बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो आज के डेट में स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और प्राइवेट जो वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो सब मिलकर भंडारण की इतनी व्यवस्था हमारे पास है कि आने वाले समय में किसी को भी भंडारण की, अनाज के भंडारण की कमी महसूस नहीं होगी।
इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। दुधारू पशुओं से मिलने वाले दूध में इजाफा करने के लिए पशुपालक किस तरह के उपाय अपना सकते हैं, ये जानते हैं हमारी अगली रिपोर्ट के जरिए। दुधारू पशुओं को पालने का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन कर आय में बढ़ोतरी करना है। इसके लिए किसान पशु के आहार से लेकर उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ पशु से मिलने वाला दूध की गुणवत्ता उसके आहार और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि मौसम के हिसाब से उनके आहार में तब्दीलियां करते रहे। जिस तरह से इस मौसम में हरा चारा आसानी से उपलब्ध रहता है, तो किसान या पशुपालक ध्यान रखे कि पशु को हरे चारे की ज्यादा मात्रा ना दे, बल्कि हरा चारा व सूखा चारा मिलाकर ही दे। इसके अलावा उनको दिए जाने वाले संतुलित आहार की मात्रा स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से हो। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। डीडी किसान देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है और बदलते हुए मौसम में इंसान हो या फिर बेजुबान, हर किसी को ख्याल रखना होता है। हमारे साथ डॉक्टर KML पाठक साहब रहेंगे, जो आपको आज बताएंगे कि किसान ऐसा क्या आहार में परिवर्तन करे कि किसान भाइयों को दूध की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पत्ति हो। आपने कहा कि जो दुधारू पशु हैं, तो हम पशु को, जो पशुपालक हैं वो चरने के लिए जब भेज देते हैं तो कभी कभी पशु हरी घास ज़्यादा खा लेता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि ज़्यादा हरी घास नहीं खाए, क्योंकि उससे एक बीमारी होती है अफरा, पेट फूलना वाली बीमारी हो जाती है। तो एक तो वो नहीं हो, उस पशु के अंदर अफरा नहीं होने देना है। हरा चारा और सूखे चारे का मिक्सचर होना चाहिए, यानी 1/3 तो सूखा हरा चारा हो और 2/3 जो है सूखा चारा हो। साथ ही साथ अगर वो दुधारू पशु है, दूध दाने वाला पशु है, तो हमें उसको जो है कंसंट्रेट भी देना है। साथ ही तीसरी बात जो हमेशा कहता रहता हूँ कि मिनरल मिक्सचर, यानी जो एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है, अगर हमारा किसान राजस्थान का है तो राजस्थान के हिसाब से, हमारा किसान आसाम का है तो आसाम के हिसाब से जो एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर होता है वो दें। साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि पशुपालकों ने अपने पशुओं को FMD की, HS और BQ की वैक्सीन जरूर लगवा ली होगी। पेट के कीड़ों की दवा अगर नहीं दी है तो पेट के कीड़ों की दवा दे दें इनसे, क्योंकि ये भी देखा गया है कि अगर पेट के कीड़ों की दवा नहीं दी जाती है तो दूध उत्पादन घट जाता है, तो और अगर दवा दे देते हैं तो 10% बढ़ जाता है। ऐसे ही जो मिनरल मिक्सचर की जो मैं बात कर रहा हूँ, बैलेंस्ड राशन की बात कर रहा हूँ, वो अगर देते हैं तो 10% दूध उत्पादन बढ़ जाता है। तो इनका अगर ध्यान रखोगे। और एक बात आखिर में, और
आवास का जो है, दुधारू पशुओं के आवास का भी ध्यान रखना है। बाहर खुले में नहीं छोड़ना है, बरसात में नहीं खुले छोड़ना है, पशु रात भर भीगते नहीं रहना चाहिए, और जो उसका आवास हो उसमें हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, और जो जहाँ पशु बैठता है या खड़ा होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए, फिसलन नहीं होनी चाहिए, और उसका गौमूत्र जो है या जो मूत्र और गोबर है वो वहाँ से हटा देना चाहिए, साफ सफाई कर देनी चाहिए। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। एफएमडी का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें, और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर पीपीआर का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। एचएस या बीकू की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवॉर्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है, अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशुओं के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, कामयाब किसान। जैविक खेती प्रकृति में संतुलन का पर्याय है, क्योंकि इससे दीर्घकालीन परिणाम मिलते हैं। और इसी बात को समझते हुए अब किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती को अपनाने लगे हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने न सिर्फ जैविक खेती को अपनाया, बल्कि इसके लाभ को अब वो दूसरे किसानों तक भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही हैं हमारे आज के कामयाब किसान तुलसीराम झामरे। आइए मिलते हैं इनसे। मध्य प्रदेश बुरहानपुर के छोटे से गांव तुकई थड़ के किसान तुलसीराम झामरे पारंपरिक खेती में उत्पादन में हो रही कमी के कारण
उनके परिवार से निर्णय लिया कि तुलसीराम शहर में जाकर नौकरी करे, जिससे परिवार का खर्च भली भांति चल सके। तुलसीराम जी ने सबसे पहले गुजरात की एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू की, लेकिन परिवार में कुछ परेशानियां आने लगी, जिसके कारण इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके कुछ समय बाद ही तुलसीराम भुसावल में एक फैक्ट्री में काम करने लगे। यहाँ जैविक खाद बनाने का काम किया जाता था। इसी दौरान उनका कई किसानों से मिलना होता था। उन किसानों ने भी उसी समस्या का जिक्र किया, जिस समस्या के कारण तुलसीराम जी को खेती छोड़नी पड़ी थी। हालांकि इस दौरान कुछ किसान ऐसे भी थे जो जैविक खेती करके भरपूर पैदावार ले रहे थे। यहीं से तुलसीराम जी ने वापस गांव आकर जैविक खेती करने का मन बनाया। तुलसीराम जब शहर में नौकरी कर जीविका चला रहे थे, तब उनके भाई खेतों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वो अपने खेत में सोयाबीन, कपास, गन्ना और केले की फसलें लगाते थे, जिनमें रासायनिक खाद का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा था। इसके बाद भी उत्पादन में गिरावट हो रही थी और लागत में इजाफा। रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल से शुरुआत में तो अच्छी पैदावार मिलती है, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी इन उर्वरक पर ही निर्भर रहने लगती है, जिससे लागत बढ़ जाती है और पैदावार में कमी होने लगती है। तुलसीराम जब गांव से लौटे तो उन्होंने 5 एकड़ खेत में जैविक खेती शुरू की। इसके पहले तुलसीराम जी ने कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से मिलकर जानकारी एकत्रित की और मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए जीवामृत का इस्तेमाल किया। इसके बाद तुलसीराम जी ने केले की खेती की। वो बताते हैं कि शुरू में जो फसल आई वो बाकी किसानों के बराबर ही थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि औरों के मुकाबले लागत कम थी। तुलसीराम जी बताते हैं कि उपज की गुणवत्ता के कारण ही उनकी फसलों की मांग भी बनी रहती है। इसके लिए वो सोशल मीडिया का सहारा भी लेते हैं, जिसमें लोगों को जैविक खेती के प्रति जागरूक भी करते हैं। महाराष्ट्र में मैं जब जैसा आया, खाद की कंपनी थी, उसमें मैंने मार्केटिंग का जॉब चालू किया। तो वहाँ से मैं किसानों से जुड़ते गया। 3000 लोगों का मेरा नेटवर्क बना। लोगों से अलग अलग तरीके से मेरी पहचान होती गई। वहाँ से मेरे को ऑर्गेनिक खेती के बारे में सब कुछ मालूम पड़ा और उसमें ही मेरे को शुगर हो गई। वो शुगर देखकर मैंने सोचा कि मैंने एमपी में मेरा जो खेत है वो मैं खुद करना हूँ, और वहाँ पर मैं एमपी में सेटल हो गया। एमपी में सेटल जैसा हो गया, खेती करने लगा, तो मेरा भाई उसके साथ मेरी खेती थी, उससे मैंने लेके खेती चालू की। तो मैंने जैसा चालू किया वैसा ही मैंने ऑर्गेनिक की खेती चालू कर दी। पहले ही स्टार्ट से मेरे पास कुछ नहीं था, टोटली जीरो था, और फर्स्ट साल से ही मैंने ऑर्गेनिक खेती चालू की। तब से मैंने जीवामृत का वापर किया। जीवामृत का मेरे को मार्केटिंग जब करता था तब से मेरे को किसानों से मालूम पड़ा था। वही सोचकर मैंने मेरे खेत में जीवामृत का ट्रीटमेंट चालू किया, और लोगों का जो केला आता था वो केले के बराबर ही मेरा केला आता। पहले ही साल उतना ही आया और इनकम भी वैसे ही आई, मगर लोगों से ज़्यादा आई क्योंकि मेरा खर्चा कम हो गया। कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में जो जानकारियां दी गई है, अगर आपको ये जानकारियां पसंद आई तो आप टीवी स्क्रीन पे दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।